Hi everyone, this is Jyoti Bhardwaj. Welcome back to 12 Minutes to CLAT, and this is session 5 of our RC series, and today we're going to do a passage on political science. And I hope तुम लोग अच्छे से practice कर रहे होगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे. So without wasting any time, let's just begin with our passage. So here, this is the first slide. First, I'll be showing you the slides. तो तुम लोग पॉज कर करके जो है पढ़ते रहना, ठीक है? Because right after that I'll start explaining them. So this is slide number 1. Take a screenshot या pause कर लो यहाँ पे. Slide 2, paragraph 2, paragraph 3 here, and paragraph 4. पॉज लेते रहना, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 कर दिया है ताकि तुम 10 सेकेंड्स आगे भी करो तो तुम्हें कोई इशू ना हो, ठीक है? Now here is the first question, and the second, and the third, the fourth, fifth, and that's it. चलो करते हैं. Let's start reading the passage now. Here, चलो तुम लोग देखते रहो, मैं पढ़ती रहती हूँ. अब वो कहता है कि while many points are worth making in an evaluation of the single 6-year presidential term, one of the most telling points against the single term has not been advanced. Okay, this kind of constitutional limitation on elections is generally a product of systems with weak and non-existent political parties. So अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस पैसेज को, so author basically यहाँ पे कह रहे हैं कि single 6-year presidential term के अगेंस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अभी तक मतलब एंटायर इस टाइम में अभी तक किसी ने वो पॉइंट जो है वो नहीं उठाया, ठीक है? और यही इट इज द मोस्ट टेलिंग पॉइंट. जब भी बेसिकली किसी सिस्टम में इलेक्शंस पर बेसिकली इस तरह की जो भी है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो है वो दिखाई पड़ती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जैसे कह सकते हैं कि कोई नॉन रिपीटेबल टर्म हुआ, राइट? जैसे सिंगल नॉन रिपीटेबल टर्म, उसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे. कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो है उसकी यहाँ पे बात हो रही है. सो बेसिकली ये जब लगाई जाती है तो वो जनरली उन कंट्रीज में होती है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं क्या है, बहुत ही वीक है या फिर नॉन एग्जिस्टेंशियल पॉलिटिकल पार्टीज है, मतलब वीक है या फिर बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंशियल होती हैं. अब वो कहता है since there is no party continuity or corporate party integrity in such systems, there is no basis for putting trust in the desire of re-election as a safeguard against mismanagement in the executive branch. मतलब जब कहीं पे इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम कोई पार्टी ही नहीं है या कोई कॉर्पोरेट पार्टी का इंटीग्रेशन ही वहां पे नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप अपना ट्रस्ट जो है वो री इलेक्शन में लगाओ अगर कोई भी मिसमैनेजमेंट जो है वो हो गया. तो वो कहते हैं बेटर अंडर दोज कंडीशंस टू ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव अजम्पशंस अगेंस्ट इनकम्बेंट्स. ठीक है, आई do not know if the earliest proposal for a single non-repeatable term was made in the 1820s, because that was a period of severely weak political parties. But I do feel confident that this is a major reason, if not the only reason, that such a proposal has been popular since the 1940s. तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली यही कह रहे हैं शुरुआत से लेके अब तक कि जब पार्टीज में कंटिन्यूटी या कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी जो है वो नहीं होती है तो बेसिकली री इलेक्शन का जो इंसेंटिव है यहाँ पे ओवरऑल ऑल इन ऑल उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है, उस पे कोई पॉइंट नहीं है उस पर्टिकुलर चीज का, या राइट, उस पे आप ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट आप उस पर नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी. ठीक है, सो क्योंकि बेसिकली पार्टी ही बहुत वीक है,
तो बेसिकली वो क्या, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर जो है उसका वो भी बहुत ज़्यादा वीक जो है उसका रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहते हैं, अब वो एक बात बताते हैं कि इससे बेहतर है, इससे ज़्यादा इससे बेहतर है कि इनकम्बेंट्स के अगेंस्ट, राइट, एक नेगेटिव अजम्पशन जो है वो यू नो वो रखी जाए, ठीक है। सो ऑथर बेसिकली कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे कि ये आइडिया जो है वो 1920s में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे वो कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वो 1920s में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको ये पूरा यकीन है कि यही रीज़न है कि ये जो प्रपोजल है 1940s के बाद से जो है वो पॉपुलर हुआ, ठीक है, श्योर, ठीक, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब वो कह रहे हैं, दो द एसोसिएशन ऑफ अ नॉन रिपीटेबल इलेक्शन विद वीक पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट इन इटसेल्फ एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द लिमिटेशन। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ, so election with weak political parties is not in itself an argument against the limitation. The fallout from this association does contribute significantly to the negative argument. Single term limitation are strongly associated with corruption in any weak party system, including the presidential system. The onus of making deals and compromises, both shady and honorable, rest heavily upon individual candidates. Without some semblance of corporate integrity in a party, individual candidates have few opportunities to amortize their obligations across the spectrum of elective and appointive jobs and policy proposals. The deals tend to be personalized and the payoffs come home to roost accordingly. अब अगर हम इस पैसेज को सिर्फ देखें, सो बेसिकली वो कह रहा है कि सो बेसिकली वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सच है कि वीक पार्टीज प्लस नॉन रिपीटेबल टर्म की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, वो यहाँ पे बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर जब ये जो भी ये पार्टीज हैं, though the association of a non-repeatable election is weak political parties is not in itself an argument against the limitation. So वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली सच है कि ये जो ये जो वीक प्लस नॉन नेगोशिएबल जो टर्म्स है यहाँ पे, इनका जो एसोसिएशन है वो अपने आप में इस लिमिटेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट रखता है, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे इसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट रखता है, लेकिन इसका बेसिकली एक फॉल आउट जरूर है जो कि एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट को बेसिकली सपोर्ट करता है, और वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करना ही उसकी जो है वीकनेस बन जाती है। सो वो कहते हैं कि सिंगल टर्म लिमिटेशन करप्शन से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, ठीक है। सो वीक पार्टी सिस्टम में डील्स और कॉम्प्रोमाइजेस इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, विदाउट सम सेम्बलेंस ऑफ कॉर्पोरेट, सो वो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो पार्टीज हैं, इन पार्टी की कोई कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी नहीं होती जिससे कैंडिडेट्स अपने ऑब्लिगेशंस को बेसिकली स्प्रेड कर सके, मतलब अमोर्टाइज बोला था उन्होंने यहाँ पे, हाँ, अमोर्टाइज कर सके तो मल्टीपल जॉब्स पॉलिसीज के अक्रॉस। सो इसलिए ये बेसिकली एक पॉइंट है, तो इसलिए बेसिकली डील्स जो है वो पर्सनलाइज्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब वो कहते हैं दैट इफ दैट सिचुएशन इज ऑलरेडी एंडेमिक, ठीक है, in conditions of weak or non-existential parties, adding to it the limitation against re-election means that candidates and officials already prevent from amortizing their deals across space,
are also unable to amortize their obligation temporarily. ठीक है, अब वो बेसिकली सिंपल सी बात करे कि अगर ये सिचुएशन ऑलरेडी पार्टी सिस्टम में एंडेमिक है तो इसमें री इलेक्शन की लिमिटेशन ऐड करने से बेसिकली कैंडिडेट्स और ये जो ऑफिशियल्स हैं अपने डील्स को ना ना तो स्पेस में स्प्रेड कर सकते हैं, राइट, जो भी एंटायर स्पेस है, और ना ही टाइम पे, ठीक है, ना तो स्पेस ना ही टाइम, ठीक है। वो कहते हैं दिस मेक्स फॉर अ हाईली beleaguered situation the single 6-year term for presidents in an effort to compensate for the absence of a viable party system, but it is a compensation ultimately paid for by further weakening the party system itself. So अब वो बेसिकली कह रहे हैं कि ये जो टाइम और स्पेस वाला जो इशू है वो क्या है, वो क्यों है, बेसिकली क्योंकि उनको दोबारा चांस ही नहीं मिलेगा, है ना, और जब चांस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे फिर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एंटायर थिंग, राइट। सो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि ये सिचुएशन जो है उसको बहुत ज़्यादा बिलेगर्ड करता है, राइट, बहुत ज़्यादा बिलेगर्ड बना देता है, मतलब बहुत ही खराब कर देता है, बहुत ही वर्ड बना देता है। सो सिंगल 6-year टर्म के अटेम्प्ट जो है वो वीक पार्टी सिस्टम की जो कमी को बेसिकली एक तरीके से कॉम्पनसेट करता है, ठीक है, लेकिन उसकी कीमत जो है वो पार्टी सिस्टम को और वीक बनाकर चुकानी पड़ती है, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। पैराग्राफ कहता है कि ऑब्जर्वर्स, स्पेशली फॉरेन ऑब्जर्वर्स, वो कह रहे हैं यहाँ पे, have often noted that one source of weakness in American political parties is the certainty of election every 2 or 4 years. Not only because any artificial limitation on elections is a violation of democratic principles, but also because when elections are set in a certain and unchangeable cycle, political parties do not have to remain alert but can disappear into inactivity until a known point prior to the next election. मतलब ऐसा होता है जैसे पार्टीज इलेक्शन जीतने से पहले बहुत सारा वादा करती हैं, बहुत कुछ कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और फिर जब इलेक्शन जीत जाती हैं उसके बाद वो बेसिकली गायब हो जाते हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि खासकर जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने बेसिकली यही नोट किया कि अमेरिकन पार्टीज की जो वीकनेस है वो ये है कि इलेक्शंस बेसिकली हर 2-4 साल में फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। सो इससे बेसिकली एक ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का वायलेशन है, क्योंकि कोई भी आर्टिफिशियल लिमिटेशन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो सकती है, ठीक है। और एक फिक्स्ड साइकिल जब होती है तो पार्टीज को हमेशा अलर्ट रहने की जो है वो जरूरत नहीं रहती। जैसे इंडिया में भी ऐसा होता है कि पार्टीज आती हैं और फिर वो 2-4-5 साल जब जितना भी रूल करते हैं, 10 साल रूल करते हैं, तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में वो बेसिकली बहुत सारे प्रोमिसेस करती है लोगों को, बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, बहुत बार ये कहती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट उसके बाद गायब हो जाती हैं, ठीक है, इनएक्टिव हो जाती हैं, एंड जस्ट इलेक्शन से पहले कुछ ऐसा करती हैं जिससे ना लोग उन्हें वोट दे, ठीक है। सो यही ऑथर कह रहे हैं। तो वो बेसिकली इनएक्टिव जो है वो रहती हैं और उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत जो है नहीं होती। तो अगर अब इसके ऊपर सिंगल टर्म रूल भी जो है वो ऐड हो जाए, है ना, तो ये तो ऑलरेडी बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही डॉबरिंग जो है वो ये पार्टीज के गले में एक और भारी माइलस्टोन डालने जैसा हो जाएगा ये, कि हाँ भाई अब तो तुम कुछ भी करो, है ना, वैसा टाइप का हो जाएगा। सो इसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे ऑथर जो है हमारा आर्ग्यू करता जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 says. It says that suppose that America adopted a single term political system. ठीक है, सपोज करो कि अमेरिका अडॉप्टेड अ सिंगल टर्म पॉलिटिकल सिस्टम, फाइन, कंसिडरिंग द फॉरेन ऑब्जर्वर्स मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है, कंसिडरिंग जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स ने मेंशन किया कि भाई अगर तुम सिंगल टर्म लगा दोगे तो बिल्कुल ही मतलब बेड़ा ही गर्क हो जाएगा टाइप्स, ठीक है। हाउ वुड दे बी एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड टू सच अ डेवलपमेंट,
ठीक है, देखते हैं। उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, ये बोलता है दे वुड एंडोर्स इट बिकॉज इट फर्दर स्ट्रेंथन्स अमेरिकन डेमोक्रेसी। क्या तुम्हें लगता है कि वो इससे कहीं से भी कहीं तक अग्री करेंगे? मतलब ऑफ कोर्स ये गलत है, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करेगी, इसको इनफैक्ट वो वीकन करती है ना? तो इसको हम हटा सकते हैं। दे वुड कंडेम इट बिकॉज इट फर्दर लिमिट्स अमेरिकन डेमोक्रेसी। दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है, बी एकदम सही आंसर है। अब लास्ट में ही इन्होंने हमसे ये बोला कि बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है कि फॉरेनर ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग इलेक्शंस पर कोई भी आर्टिफिशियल लिमिटेशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा एक फ्रीडम सा दे देगी, मतलब, है ना? हाँ, तो बेसिकली क्या होगा उनके ऊपर, मतलब बेसिकली ये जो पार्टीज है वो आर्टिफिशियल लिमिटेशन जैसे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ना का वॉयलेशन हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। सो सिंगल टर्म रूल भी बेसिकली एक लिमिटेशन ही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जर्वर्स इसे कंडेम करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की डेमोक्रेसी को जो है वो बहुत ज़्यादा इसको लिमिट कर देगा, ठीक है। सो लिमिट करता है मतलब, तो इसको हटा सकते हैं, सही बिल्कुल। दे वुड नीदर एंडोर्स और कंडेम इट, नहीं दैट इज नॉट ट्रू, दिस इज गलत, बिल्कुल गलत। ऑब्जर्वर का बहुत क्लियर नेगेटिव स्टैंस जो है यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमें लास्ट पैराग्राफ में, सो न्यूट्रल स्टैंस उनका नहीं है यहाँ पे। दे वुड कंडेम इट बिकॉज इट गिव्स द प्रेसिडेंट टू मच पावर, condemn it because it gives too much power to the this person, the president. Again ये गलत है, पैसेज में बेसिकली प्रेसिडेंट की जो पावर है उसका कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये पैसेज के बाहर से आता है, तो अपन इसको हटा देंगे। दे वुड एंडोर्स इट बिकॉज इट विल रिड्यूस करप्शन, अगेन ये गलत है, करप्शन इससे कम हो जाएगा, ऐसी बात जो है वो ये जो ऑब्जर्वर्स हैं इनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। सो अपन इसको भी हटा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम विद वीक पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, ठीक है, इनमें से कौन सा सिस्टम है विच विल मोस्ट लाइकली बी ट्रू अबाउट व्हाट अ पॉलिटिकल सिस्टम विद अ पॉलिटिकली वीक पार्टी, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब ए हमसे कहते हैं politicians appoint unqualified people to important posts. ये गलत है अगर पैसेज के हिसाब से देखें हम, तो पैसेज में कोई भी अनक्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स का जो है वो कोई ऐसे डायरेक्ट मेंशन नहीं है, मतलब तुम इम्प्लिसिटली समझना चाहो तो ठीक है, बट ऐसे कोई एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कहा गया है। तो और जब एक्सप्लिसिटली नहीं कहा गया है तो हम अपनी जो बाहर की नॉलेज है उसको साइड में रखते हुए इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इवन इफ यू फील, इवन इफ तुम्हारा जो पॉलिटिकल व्यू है वो ये है कि ये लोग तो किसी को भी कुछ भी बना देता है, कोई भी पोजीशन मिल जाती है बिना पढ़े लिखे, तो तुम्हारा जो व्यू है वो अपने पास रखो, ठीक है, एटलीस्ट फॉर नाउ, ठीक है। बी कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज फेवर फ्रीक्वेंट इलेक्शंस। बी को हम क्यों रिजेक्ट करेंगे, कोई रीजन सोचो। पार्टीज फ्रीक्वेंट इलेक्शन फेवर करती हैं ऐसा नहीं कहा है कहीं भी पैसेज ने, ठीक है। वो तो चाह रहे हैं कि भाई हो ही ना इलेक्शन 2 4 5 6 7 साल तक, है ना। सी कहते हैं पॉलिटिकल bargains are made by individual candidates. Political bargains are made by individual candidates. बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसेज में ही कहा है। चलो वापस चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, सो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे यही हमसे बोला है कि भाई जो वीक पार्टी सिस्टम में डील्स और कॉम्प्रोमाइजेस जो है का ओनस
अरे भाई कहाँ गया, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, श्योर। ठीक है, सो बेसिकली इसको पढ़ लो ध्यान से। वो बेसिकली यही कह रहे हैं यहाँ पे कि वीक पार्टी सिस्टम में ये जो डील्स हैं और ये जो कॉम्प्रोमाइजेस हैं बेसिकली, ये इनका इनका ओनस बेसिकली इंडिविजुअल कैंडिडेट्स पर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पार्टी की कोई कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी जो है वो नहीं होती, जो एक्चुअली डील करती है, वो बेसिकली डील्स को जो है वो स्प्रेड कर सकती है। तो इसलिए अपन इसको सी को बिल्कुल सही आंसर जो है मानेंगे। श्योर। ठीक है, ये पूरा पैसेज से तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। हाँ, तो सी बिल्कुल सही है। ठीक है, इलेक्शंस टेंड टू अकर विद वेरी ग्रेट फ्रीक्वेंसी। डी, ग्रेट फ्रीक्वेंसी का वीक पार्टी से कोई भी डायरेक्ट लिंक जो है वो पैसेज में नहीं बताया गया है, तो अपन इसको हटा सकते हैं। इट एनकरेजेस पॉलिटिशियंस टू बी मोर ऑनेस्ट। ये तो इनफैक्ट इसका उल्टा है ना, वीक पार्टी सिस्टम करप्शन को एनकरेज करता है, ठीक है, ऑनेस्टी को नहीं। तो अपन इसको हटा सकते हैं क्योंकि वो क्या इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। Now, which of the following, if true, would most weaken the author's claim about single-term political system? ठीक है, देख लेते हैं कि कौन सा इसको क्लेम करता है। Just 1 second. Yeah. So, number 1 कहता है the discovery that foreign observers like this system, they do not like it. Foreign observers को पसंद का पसंद करना ये ऑथर के करप्शन बेस्ड आर्ग्यूमेंट को टच नहीं करता है। ठीक है, सो अपन इसको हटा सकते हैं। द डिस्कवरी दैट मोस्ट पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। हाँ, मतलब ये जो ऑथर का जो बेसिकली जो पूरा जो क्लेम है सिंगल टर्म पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, ऑथर का पूरा आर्ग्यूमेंट बेसिकली इस बात पर है कि वीक पार्टी सिस्टम में डील्स जो है वो पर्सनलाइज्ड और बहुत ही करप्शन प्रोन जो है वो हो जाती है। ठीक है, सो अगर ये डिस्कवर हो जाए कि भाई ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो है वो भाई साहब ऑनेस्ट है, तो ऑथर का जो करप्शन वाला जो फाउंडेशन है जिसपे इसने पूरे उसको बनाया वो गिर जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। द डिस्कवरी दैट अमेरिकन्स डिसलाइक दिस सिस्टम, अमेरिकन्स डिसलाइक दिस सिस्टम ये गलत है। अमेरिकन्स का डिसलाइक करना भी ऑथर के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिसप्रूव नहीं करता है यहाँ पे, इवन इफ इट इज ट्रू। तो अपन इसको हटा सकते हैं। द डिस्कवरी दैट पार्लियामेंट सिस्टम्स आर मोर डेमोक्रेटिक। अब अगेन पार्लियामेंट सिस्टम्स की बात पैसेज के स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर है, ठीक है, तो इसलिए अपन इसको भी हटा सकते हैं। अब ये कहते हैं द डिस्कवरी दैट पॉलिटिशियंस फेवर सच सिस्टम। अब पॉलिटिशियंस फेवर करते हैं, ये भी आर्गुमेंट को जो है वो वीक नहीं करता, ठीक है, उल्टा इसको तो सपोर्ट ही करेगा। सो इसको भी हम हटा सकते हैं, ठीक है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर। Now, next question. In the context of the passage, the word amortize, as used in candidates have few opportunities to amortize their obligations across the spectrum of elective and appointative jobs, most nearly means what? क्या आंसर होना चाहिए इसका? सोच लो तुम लोग कि क्या आंसर होगा। So, चलो देख लेते हैं। amortize their obligations across the spectrum, तो मैंने स्प्रेड करने की बात बेसिकली यहाँ पे चल रही है। टू कंप्लीटली एलिमिनेट, ये बिल्कुल गलत है। एलिमिनेट का मतलब बेसिकली खत्म करना होता है ना। सो जबकि यहाँ पे जो है स्प्रेड करने की बात चल रही है, तो इसको हम हटा सकते हैं। टू स्प्रेड आउट एंड डिस्ट्रीब्यूट ग्रेजुअली ओवर रेंज, दिस इज अ परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। पैसेज में बेसिकली कैंडिडेट्स amortize their obligation across the spectrum of jobs, ऐसे करके लिखा था। हाँ, सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि अपने ऑब्लिगेशंस को मल्टीपल जॉब्स पॉलिसीज के अक्रॉस ग्रेजुअली जो है वो स्प्रेड या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। सो ये वर्ड बेसिकली एक क्या कहेंगे, फाइनेंशियल सेंस में अगर हम कहें तो बेसिकली डेट को टाइम के साथ पे करना से एक फिगरेटिव यूज
हुआ है यहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. टू कंसील फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑफ कोर्स. हाँ, बट कंसील, क्योंकि कंसील का मतलब जो है वो छिपाना होता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करता. टू नेगोशिएट अंडर प्रेशर, अगेन नेगोशिएट करना मतलब आप मूल भाव कर रहे हो. नेगोशिएट अंडर प्रेशर, इसका कोई इंडिकेशन जो है वैसे भी पैसेज में नहीं है, बट एनीवे. टू ट्रांसफर टू अ सक्सेसर, किसी भी ट्रांसफर की मतलब ट्रांसफर टू अ सक्सेसर मतलब सौंप देना, है ना, सौंप देना, जबकि कैंडिडेट जो है वो खुद स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पे. सो ई को हम हटा सकते हैं. मूविंग ऑन. हाँ, तो बी इसका सही आंसर है. फिफ्थ, the author writes that an absolute one-term rule would hang still another milestone around the neck of already doddering. मैंने इसको डॉबरिंग बोला था क्या पहले, बाय एनी चांस? ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने इसको डॉबरिंग बोला था, बट if I said that, I am so sorry, it's doddering. So doddering political parties, this phrase is an example of which figure of speech? Hang still another milestone around the neck of already doddering political parties. I think तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए वैसे तो, but let's see. Similarly, comparing parties to a person carrying stone showing physical exertion. So यहाँ पे कोई भी ऐसा comparison नहीं हो रहा है. Like और as का अगर इन्होंने use यहाँ पे किया होता तो ये हमारा आंसर सही होता, but नहीं. B, metaphor depicting the one-term rule as an added burden that further cripples an already weakened and struggling party system. बिल्कुल सही है. Milestone around the neck, बेसिकली ये एक कॉमन मेटाफोरिकल इडियम है, ठीक है, जो बेसिकली एक भारी या क्रशिंग बर्डन को बहुत रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. किसी के ऊपर कोई प्रेशर है तब अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है, कि माइलस्टोन अराउंड द नेक. स्पेलिंग यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी गलत है, बस MILL नहीं, मिलस्टोन ही होना चाहिए, सॉरी, मिलस्टोन अराउंड द नेक, ठीक है, नॉट माइलस्टोन. मिलस्टोन अराउंड द नेक ऑफ ऑलरेडी डॉडरिंग पार्टी. शायद मैंने इसको भी माइलस्टोन बोला था, बट एनीवे ये मिलस्टोन की बात कर रहे हैं. माइलस्टोन और मिलस्टोन दो अलग चीज़ें होती हैं. प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान देना. और मेरी गलती से की गई गलती को माफ़ करना. एटलीस्ट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. चलो, सो बिकॉज ऑफ कोर्स या मतलब दिस इज अ लाइफ लेसन ऑल्सो कि एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, है ना. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. अगर ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस होगी चीज़ों को लेके, चाहे वो आपकी गलती हो, चाहे वो आपकी कमियां हो, चाहे वो कुछ ऐसा हो जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ऑलवेज एक्सेप्ट. क्योंकि एक्सेप्टेंस से ना 50% बोझ जो है ना वो उतर जाता है ना. क्योंकि आपने लेट्स से कुछ है जो आप गलत कर रहे हो और आप एक्सेप्ट कर लो कि यार मैं इस चीज़ को गलत कर रहा हूँ, अब मुझे इसे सही करना है, तो वो जो 50% बोझ है ना कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, किसी को पता ना चले, वो उतर जाता है वहां से, ठीक है. जस्ट गेट बेटर, डू इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, है ना. फॉर एनीथिंग इन लाइफ, अगर तुम्हारी किसी से बहस हो रही है और तुमने कोई गलत पॉइंट दिया है, फॉर दैट मैटर, जस्ट एक्सेप्ट इट दैट यू हैव गिवन अ रॉन्ग पॉइंट एंड मूव ऑन, ठीक है. चलो, मूविंग ऑन. सो हाँ, बी कहते हैं कि ये मेटाफर है. हाँ, तो एग्जैक्टली ये एक मेटाफोरिकल इडियम है बेसिकली, है ना, जो किसी भी बर्डन को रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पे जो डॉडरिंग लिखा है तुमने देखा ये, सो डॉडरिंग अगर यहाँ पे लिखा है, इस वर्ड के साथ जब इन्होंने इसको कंबाइन किया तो ये बेसिकली ये कन्वे करता है कि सिंगल टर्म रूल जो है वो ऑलरेडी वीक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसको और भी ज्यादा वीकन जो है वो कर देगा, ठीक है. सो दिस इज परफेक्टली द करेक्ट आंसर हियर. Irony, suggesting the rule will unexpectedly strengthen political parties. Irony क्या होता है? Basically जो accepted standard है उससे कुछ उल्टा. For example, I am a teacher and I have a stage fear, let's say,
ठीक है। अब स्टेज का मतलब ये नहीं होता कि एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा जिसपे मैं ऊपर खड़े होंगे. स्टेज फियर इज बेसिकली पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर द वन हु स्पीकिंग, right? So let's say I have 50 students in my class sitting in front of me and I am the one जो कर ही नहीं पा रहा है उसको. जैसे a pilot has acrophobia, let's for example. उसको तो प्लेन उड़ाया नहीं है ना. acrophobia तो इतना, this is an irony here. या फिर a fire station burns down for example. So ये आयरनी हो गई यहाँ पे. ठीक है, तो आयरनी जैसा कुछ दिखाया नहीं है. पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली कोई भी ह्यूमन, नॉन ह्यूमन आइटम को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स जब हम देते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन हम उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ह्यूमन क्वालिटी जो है नहीं दी गई है. सो hyperbole, exaggerating the number of stones parties must carry. hyperbole basically किसी भी चीज का exaggeration होता है. जैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं तुम लोगों को 10-10 घंटे पढ़ाती हूँ, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आता, तो ये exaggeration है ना कि मैं तुम्हें 10-10 घंटे पढ़ा रही हूँ एक दिन में. मैं तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ा रही हूँ ना, तो वो exaggeration है. ठीक है. So B is the correct answer. Now that's it. Happy learning. और पढ़ते रहो, अच्छे से चीजें करते रहो, समझते रहो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, तो कमेंट कर देना. ऑलराइट, चलो.